ठीक है बेटा। तो आज हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज आपका प्रैक्टिकल का टॉपिक है ना। तो समझो, अगर आपने व्हीटस्टोन ब्रिज को समझ लिया तो आपको मीटर ब्रिज पूरा समझ में आ गया। बिल्कुल डिट्टो सेम चीज़ है तीनों, है ना। कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज काम करता है, क्या करता है व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, इसको समझना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन किस मेथड पे काम करता है। दूसरा, व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा दो तरीके से ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज अगर नहीं आएगा तो आपको मीटर ब्रिज समझ नहीं आएगा। यानी कुल मिला के कहने की बात है कि मीटर ब्रिज आपका प्रैक्टिकल है। भले मीटर ब्रिज आपका बोर्ड की थियरी से हटा दिया गया है, बोर्ड की थियरी में क्वेश्चन नहीं आएगा उसका, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज तो है। और व्हीटस्टोन ब्रिज को मैं मीटर ब्रिज बोलूँ ऐसा गलत नहीं है, बिल्कुल दोनों एक जैसे सेम चीज़ है ना। इसी के ही बेसिस पे जैसा ये व्हीटस्टोन ब्रिज करता है वही काम मीटर ब्रिज में होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार क्वेश्चन आया भी है व्हीटस्टोन ब्रिज का। हम अपने चैप्टर फिनिश करने के बाद हम लोग इस बात पर डिस्कस करेंगे कि क्या जो हम क्वेश्चंस हम जो पढ़ रहे हैं, एक बार हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस के हम सॉल्व करके देखेंगे क्या हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हाँ, हमने जो पढ़ा है बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा है। ठीक है, तो आज चलो हम बात करते हैं, नया टॉपिक है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने क्या सीखा, क्या सीखोगे आप। व्हीटस्टोन ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बताएगा ये व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। सबसे पहले व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नेम पर ये ब्रिज बना है। ब्रिज क्या करता है बताओ, ब्रिज क्या करता है। ब्रिज दो एंड्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो डेफिनेटली व्हीटस्टोन ब्रिज में दो एंड्स को आपस में मिला जाएगा। अब दो एंड्स जो मिलते हैं वो एंड्स में जो होते हैं उनके लेवल कैसे होते हैं, सेम। ये और ये दोनों सेम लेवल के होते हैं, लेकिन इनको आपस में एक ब्रिज से मिला, एक चीज़ से, एक जिससे मिलाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिज। इसी तरीके से नाम पड़ा है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में क्या होते हैं, 1 मीटर की वायर दो एंड्स को आपस में मिलाती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या है। तो यहाँ पे हम 4 रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे, जिसमें से एक रेजिस्टेंस अननोन होगा और 3 रेजिस्टेंस नोन होंगे। हम चारों रेजिस्टेंस का इस तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं, हम कंपैरिजन करेंगे इस तरीके से, या इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे हम लोग कि एक अननोन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है बाकी 3 रेजिस्टेंस के नोन वैल्यू से हमें पता लग जाएगा प्रिसाइजली, बिल्कुल सही तरीके से। कैसे हम निकालेंगे एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ 3 नोन रेजिस्टेंस, हम कैसे करने वाले हैं। लेकिन आप ये समझो, व्हीटस्टोन ब्रिज बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे हम बीम बैलेंस में काम करता। तराजू में देखा आप लोगों ने भाई, तराजू में हम कोई भी चीज़ तौलते हैं तो तौलने का क्या प्रोसेस है आप सोचो। हम तौलने में क्या करते हैं, 2 पैन्स होते हैं, कंपैरिजन करते हैं हम लोग, बाट की कंपैरिजन करते हैं, जो भी चीज़ हमें तौलनी है वेजिटेबल से करते हैं हम लोग। कब हम मानते हैं कि 1 किलो की सब्जी 1 किलो के बाट के बराबर हो गया, कब हम मानते हैं, जब वो जो बीच में सुई होती है, सिर्फ वो फलक्रब बोलते हैं, वो बिल्कुल 0 पे आ जाए, इसे बोलते हैं नल पे हो जाए, नल। समझ नहीं आया। तो बीम बैलेंस बोलना गलत नहीं है कि नल मेथड पे काम करता है, कि जब हमारा नल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इधर का वेट के बराबर इधर के वेट के, तो हमारा जो बीम बैलेंस है, तराजू है हमारी, वो कंपैरिजन मेथड पे काम करती है, नल मेथड पे काम करती है। बिल्कुल वैसा ही मीटर ब्रिज में भी होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में भी होता है। ये भी कंपेयर करता है, कंपेयर करता है, नल मेथड ढूंढता है, नल मेथड पे काम करता है।
अब नल मेथड पे कैसे काम करेगा, क्या इसमें कंपैरिजन है, इसको हम समझते हैं। तो कुल मिला के वेट स्टोन ब्रिज का काम क्या है, एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना विद द हेल्प ऑफ 3 नोन रेजिस्टेंसेस। क्लियर? कैसे करेंगे इनका अरेंजमेंट देखो, जो चारों रेजिस्टेंस हैं जिसमें से एक अननोन है, कोई सा भी अननोन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इधर एक अननोन हो या इधर मुझे पर्टिकुलर एक जगह लगाना है, अननोन को एक ही जगह लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो अरेंजमेंट देखो वेट स्टोन ब्रिज का, ये 4 रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस नंबर 1 है, रेजिस्टेंस नंबर 2, 3 और ये 4th वन। ठीक, P, Q, R एंड S, ये मान लो 3 रेजिस्टेंस हमारे पास, 4 रेजिस्टेंस हमारे पास। इनका अरेंजमेंट पता लगा आपको? ठीक है। अब रेजिस्टेंस के लिए अगर हमें नल मेथड के लिए या हमें किसी अननोन रेजिस्टेंस की, जैसे मान लो P हमारा अननोन है, P हमारा अननोन है मान लो, तो बाकी हमारे कैसे होने चाहिए, नोन होने चाहिए। क्लियर? अब हमें ये जो पाथ हमें दिख रहा है क्लोज पाथ, इसमें हमें फ्लो करना पड़ेगा करंट के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स हमारा कौन है, EMF है। ठीक, तो मतलब सेल है, तो हमें 2 एंड्स पे सेल लगाना है, जरूर थोड़ी इन दो एंड्स पे किसी क्रॉस सेक्शन, मतलब इन 2 पॉइंट्स पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें या इन 2 पॉइंट्स पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें। बात क्लियर हो गया है ना? क्रॉस पे अप्लाई करना है, ऐसे, ये ऐसे। अब ये हमने यहाँ पे एक सेल लगा दिया या बैटरी लगा दिया, हमने जैसा भी करते हैं हम लोग, ठीक है। और ये हमारा की के थ्रू कनेक्शन कंप्लीट हो गया। वेट स्टोन ब्रिज में हम करंट मेजर करते नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करते नहीं, तो हमें ज़रूरत नहीं है अमीटर की, हमें ज़रूरत नहीं है वोल्टमीटर की। ठीक है, हमें क्या मेजर करना है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस। तो करंट और अमीटर की हमें वोल्टमीटर की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हमें करना क्या है, जैसे ही वेट स्टोन ने बोला क्या है इस ब्रिज में, वेट स्टोन ने बोला है कि जब ये जो 2 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, ये 2 रेजिस्टेंस और ये 2 रेजिस्टेंस, अगर इन रेजिस्टेंस का रेशियो आपस में इक्वल हो जाए, अगर इन रेजिस्टेंस का रेशियो अकॉर्डिंग टू वेट स्टोन according to Wheatstone, if the ratio of corresponding resistances are equal, अगर रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए, तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को ए बोले, ये बी बोले, ये सी बोले, ये डी बोले। द करस्पॉन्डिंग, इफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस आर इक्वल, देन the potential at the point B will be is equals to potential at the point D. जितना पोटेंशियल B पे होगा उतना पोटेंशियल D पे होगा। उल्टा बोलो, उल्टा क्या बोले हम, अगर B और D पे पोटेंशियल्स इक्वल हो जाए तो करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल हो जाएगा। मैं फिर से कंडीशन को चेंज करता हूँ, इफ़ VB is equals to VD, then the ratio of corresponding resistance, रेशियो क्या होगा, P by Q is equals to R by S। तो अगर 2 एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाए, पोटेंशियल इक्वल हो जाए, तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस विल बी इक्वल हो गया। क्या फ़ायदा इससे, क्या फ़ायदा इससे, जब रेशियोज आपस में इक्वल हो जाएंगे तो इन 2 एंड्स में पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, और पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो अगली कंडीशन सुनो, VB माइनस VD विल बी इज इक्वल्स टू 0।
अगर वी बी माइनस वी डी बराबर 0 हो गया तो इस दो एंड्स पर अगर मैं गैल्वेनोमीटर लगा के देखूंगा तो करंट कितनी होगी उसमें, 0 के बराबर। तो करंट कितनी हो जाएगी बेटा, 0 के बराबर। क्लियर हो गया? तब ये ब्रिज कहलाएगा ब्रिज इज बैलेंस्ड। ब्रिज इज बैलेंस्ड। ब्रिज इज बैलेंस्ड। अब मैं फिर से इस चीज को उल्टा रिपीट करता हूं। ब्रिज बैलेंस कब कहलाएगा, जब करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का रेशियो कैसा हो जाए, इक्वल हो जाए। या अगर करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का इक्वल हो गया तो V बराबर VD हो गया। V बराबर VD हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0, देन IG विल बी 0। क्लियर हो गया? अब आगे तो हमें ये प्रोसेस करना पड़ता है व्हीटस्टोन ब्रिज में। बस में तो क्या क्या होगा, सबसे पहले हमें इन रेजिस्टेंस का रेशियो इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा कि गैल्वेनोमीटर करंट डिफ्लेक्शन कितनी दिखाए, नो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कितना हो, 0 पे, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है तो हम समझ क्या गए, वी भी किसके बराबर है, वी डी के, और दोनों तरफ पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर के अगर इक्वल होता है तो गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो होगी। तो हम समझ गए कि हमारा ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। वापिस सोचो, जब ब्रिज बैलेंस हो गया, करंट 0 हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो गए, तो फिर P अननोन है, तो फिर P अननोन की वैल्यू निकालने में क्या दिक्कत है। P बराबर देन P बराबर क्या हो जाएगा, RS अपॉन क्या निकल जाएगी वैल्यू, क्या वैल्यू निकल जाएगी। अगर रेशियोज इक्वल हैं, तीन नोन हैं, Q भी नोन है, R भी नोन है, S भी नोन है, तो क्या P की वैल्यू निकल जाएगी, निकल जाएगी। बात सबको समझ में आ गया? ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब अगर ब्रिज हमारा बैलेंस है तो ज़रा एक बात और ध्यान सुन लो, वी बी बराबर वी डी है, करंट यहाँ नहीं जा रही है, तो भाई अगर हम करंट को बोलें तुम जाओ यहाँ से I1 गई बेटा, या चलो I गई, I, तो करंट के दो हिस्से हो गए, I1 और I2 में। करंट के दो हिस्से हो गए, I1 और I2 में। ये I1 जाएगी, ये I1 जाएगी, तो यहाँ कितनी करंट होगी, कौन बताएगा मुझे। ये I2 जाएगी तो यहाँ कितनी करंट होगी, शाबाश, यानी इसमें I2 जाएगी, इसमें I1 जाएगी। अब आप बता दो मुझे P और Q कैसे हो गए। करंट सेम है, करंट सेम है तो क्या होंगे P और Q में, रेजिस्टेंस सेम नहीं, सीरीज कॉम्बाइंड। दोनों कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। क्यों भाई, करंट सेम किस में होती है कि जब तक करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो गया तो सीरीज में नहीं है वो। अब जितनी करंट यहाँ से आई उतनी करंट यहाँ चली गई, तो ये किस कॉम्बिनेशन में होता है। अब जब भाई वी बी बराबर वी डी हो गया, वी और वी डी हो गया, तो आप ही बताओ इसका क्या काम रहा, फिर कोई काम नहीं रहा। तो इसको मैं ऐसा लगा सकता हूँ, ये वी बी है, ये बी है, ये क्यू है, और ये आर है, और ये एस है। ऐसी तो है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट डी है, और इसके बीच में गैल्वेनोमीटर लगा था, और इन दो एंड्स पे क्या अप्लाई किया मैंने, ये दो पॉइंट्स कौन से हो गए, एक ए हो गया और एक सी हो गया। ऐसी तो है। अब बताओ कैसे दोनों सीरीज में, ये कैसे, और ये दोनों आपस में पैरेलल। बात क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे सुनो अगला कैसे काम होता है। तो ये कंडीशंस है, ये कंडीशंस है व्हीटस्टोन ब्रिज की। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ मैं, आपको क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ये बोर्ड का पेपर है आपका इस बार का, जो साल बोर्ड में आया था, ठीक है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज
ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ए वेट स्टोन ब्रिज, ऑब्टेन द कंडीशंस व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द गैलोमीटर। जब कोई करंट गैलोमीटर से नहीं फ्लो रही है तो सारी कंडीशंस बताओ, ये कंडीशंस, और ये आंसर हो गया। कितनी लैंग्वेज लिखनी है, देयर इज नो नीड ऑफ लैंग्वेज, सारी कंडीशंस पॉइंट 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 बना के लिख दो जो तुम्हारे दिमाग में आता है। क्लियर हो गया? 2 नंबर का क्वेश्चन है, सर्किट 1 नंबर यहाँ पे, 1 नंबर यहाँ पे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, है ना? तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, ठीक। लेकिन अब एग्ज़ाम में, हाँ बेटा, हाँ क्या पूछा था बेटा? अच्छा हाँ, अगर मान लो करंट इसमें फ़्लो हो रही है, अगर करंट फ्लो हो रही है तो इसको इट मीन्स क्या है, वी बड़ा है वी डी से। करंट मान लो ऊपर से नीचे जा रही है तो वी बड़ा है वी डी से। करंट कहाँ से फ्लो होती है, कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो अगर करंट फ्लो हो रही है इधर भी तो ब्रिज इज़ नॉट बैलेंस्ड, ब्रिज बैलेंस नहीं है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस विल नॉट बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल नहीं होगा। तो फिर क्या करना चाहिए, आप ही सोचो। अगर तराजू ऐसे है तो इट मीन्स यहाँ पे वज़न कम है, यहाँ वज़न ज़्यादा है। अभी ऐसे हम पहुँचेंगे, ऐसा ही पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि एक तरफ वज़न ज़्यादा हो गया, एक तरफ वज़न कम हो गया। तो हमें रेजिस्टेंस को बढ़ाना घटाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। रेजिस्टेंस को कभी आर को या कभी एस को, किसी को चेंज करना पड़ेगा जिससे वी भी बराबर क्या हो जाए। जैसे हम यहाँ पे वज़न बढ़ाएंगे, वेट बढ़ाएंगे, या यहाँ वेट कम कर देंगे तो क्या होगा, और ऐसा होगा, और ऐसा होगा, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो करंट नीचे से ऊपर बहने लगेगी। तो वी डी बड़ा हो गया वी बी से, तो करंट नीचे से ऊपर फिर से बैलेंस नहीं है, नल पॉइंट नहीं है, ज़ीरो नहीं है। फिर मैंने क्या करना है, इसका वजन घटाना है या इसका बढ़ाना है। तो धीमे धीमे करके ये फलक्रम पे आ जाएगा, ज़ीरो मेथड पे, ज़ीरो पॉइंट पे आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा ब्रिज बैलेंस हो गया। तो ठीक है, जब ब्रिज बैलेंस हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाय एस। अच्छा अब आगे सुनो, किरचॉफ लॉ से हम ये प्रूफ करते हैं, वी हैव टू प्रूव दैट द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस आर इक्वल बाय द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ लॉ के हेल्प से प्रूफ करते हैं बाय यूजिंग, क्वेश्चन इज बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, the condition of the balanced condition of the balanced condition of Wheatstone bridge। क्या बच्चों मेरे समझ में आ गया? चल अब मैंने माना ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अच्छा बेटा यहाँ से अभी ब्रिज बैलेंस नहीं है, मानते हैं हम ब्रिज बैलेंस नहीं है, और मानते हैं इनिशियली द वी बी इज़ ग्रेटर देन वी डी। सपोज इनिशियली द वी बी इज़ ग्रेटर देन वी डी, ब्रिज बैलेंस नहीं है तो यहाँ से I1 में से IG निकल गया नीचे, तो ये क्या बचा, I1 माइनस IG। ठीक है, तो ये I2 आया, ये IG आया, तो ये क्या हो गया, I2 प्लस IG, दोनों मिल गए तो यहाँ क्या निकल गई, I। क्यों समझ में आ गया नहीं आ गया? सब मिलके क्या बनाएंगे, I से तो बने थे सब लोग, ये सब I से बने थे, तो वापस मिलके क्या बनाएंगे, I ही तो बनाएंगे। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ 2 लूप दिख रहे हैं, इन 2 लूप में आप क्या अप्लाई करो, लूप लॉ। तो अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, अप्लाई KVL in loop 1, this is 1, this is 2। क्या नाम है लूप 1 का, ABDA। चलो अप्लाई करो, ए से चलो A से,
क्या लिखूँ, I1 इंटू पी। फिर आगे चलो, इसके अंदर रेजिस्टेंस मानता हूँ जी, इसके अंदर रेजिस्टेंस कितना है जी, तो प्लस भाई रेजिस्टेंस गैलोमीटर अंदर कॉइल होती है, कॉइल भी तो रेजिस्टेंस होता है, आई जी इंटू जी प्लस ए माइनस I2 इंटू आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हो गई। फ्रॉम सेकेंड लूप, फ्रॉम लूप 2 क्या लिखूँ मैं, सी बी डी सी, सही है, याद लूप ले लें। हाँ अच्छा हाँ, यहाँ पे क्या होगा, I2 R ना, यहाँ गलती से जी लिख दिया मैंने। ठीक है बेटा, चलो कहाँ से चलें, सी से, उल्टा चल रहे हम लोग यहाँ पे, माइनस I1 माइनस IG इंटू Q प्लस IG इंटू G प्लस I2 प्लस IG इंटू S इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2। According to Wheatstone, if the bridge is balanced, then IG will be is equals to 0. If bridge is balanced, if bridge is balanced, IG will be is equals to 0। जब IG 0 हो जाएगा तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, I1 P, ये तो 0 हो गया, IG 0 है, माइनस I2 इंटू R इज इक्वल्स टू 0। समझ में नहीं आया, यानी I1 P बराबर किसकी हो जाएगा, I2 R के। सेकेंड इक्वेशन को लो, यहाँ लिखो, चलो यहाँ लिखता हूँ, माइनस I1 Q, ये 0 हो गया, IG 0 ना, प्लस I2 S 0। ठीक है, यानी यहाँ पर हो गया I1 P Q को तो ले जाऊँ तो I1 Q बराबर हो गया I2 S के। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 3, ये इक्वेशन हो गया 4। इक्वेशन 3 डिवाइड बाय 4, तो I1 P अपॉन I1 Q इज इक्वल्स टू I2 R अपॉन I2 S। समझ आ गया, नहीं आ गया, क्लियर हो गया, नहीं हो गया बेटा। तो I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, क्या आ गया, P अपॉन Q इक्वल्स टू R बाई S। क्यों बेटा, तो ब्रिज बैलेंस होने पर, IG 0 होने पर क्या रेशियो इक्वल आते हैं, प्रूफ हो गया है ना। तो अगर ब्रिज को हम बैलेंस कर दें, मतलब IG को हम 0 कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इक्वल। ओके, दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज ऑल अबाउट द व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। इसको नोट करोगे, इसको नोट कर लो जल्दी से, इसी में मीटर ब्रिज को मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। अब सुनो बेटा, ब्रिज बैलेंस की कंडीशन क्लियर हो गई तुम लोगों को, है ना। दूसरा, अगर तुम ब्रिज हमारा बैलेंस है, आपने क्या किया, गैलोमीटर को निकाला यहाँ से और यहाँ से बैटरी को निकाला, बैटरी के कनेक्शन इंटरचेंज कर दिया विद द
कलेक्शंस ऑफ गैलोमीटर, आपस में इंटरचेंज कर दिया मैंने। गैलोमीटर को ऐसे लगा दिया, इसको यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो बताओ क्या नल पॉइंट चेंज होगा? मतलब कहने की बात यह है ब्रिज में आई स्टार्ट हो जाएगा फ्लो ना, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार पूरा सिस्टम बैलेंस हो गया, मतलब कहने की बात यह है गैलोमीटर को मैंने इधर लगा दिया AC पर, और ये सर्किट को कहाँ लगा दिया? B और D पर, ठीक है। क्योंकि करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस चाहे P/Q इक्वल्स टू R/S हो या P/R इज इक्वल्स टू Q/S हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप देख लो खुद ही, P/Q को हम लिख सकते हैं P/R इज इक्वल्स टू Q/S। ऐसे ऐसे रेशो करो या ऐसे ऐसे रेशो करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप गैलोमीटर को ऐसे लगाओ, सेल को ऐसे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होती, हमारा ब्रिज बैलेंस रहेगा। दूसरी बात यह है कि व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा सेंसिटिव कब होगा? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव कब होता है? सेंसिटिव व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? तो सेंसिटिव व्हीट स्टोन ब्रिज वो होता है कि जो ज़रा सा भी रेजिस्टेंस चेंज कर दे। भाई इसका काम क्या है? रेजिस्टेंस को चेंज करना, मतलब रेजिस्टेंस को मेजर करना प्रिसाइजली। जो व्हीट स्टोन ब्रिज जितना ज़्यादा प्रिसाइजली रेजिस्टेंस को मेजर करेगा, वो व्हीट स्टोन ब्रिज उतना ही अच्छा है। प्रिसाइजली मेजर करने के लिए, एक्यूरेट मेजर करने के लिए क्या होना चाहिए कि व्हीट स्टोन ब्रिज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। मतलब ज़रा सा भी रेजिस्टेंस बदल जाए तो गैलोमीटर तुरंत डिफ्लेक्शन दिखा दे, ब्रिज हमारा तुरंत अनबैलेंस्ड हो जाए। ऑन चेंजिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस, ओके, थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस चेंज करने पर द गैलोमीटर शोज अ लार्ज डिफ्लेक्शन, गैलोमीटर शोज अ लार्ज डिफ्लेक्शन, then we can say the व्हीट स्टोन ब्रिज is very sensitive. Again I am saying, on changing a small, if we change a small resistance, any of them, कोई से भी small change in resistance, gallmeter show a large deflection, थोड़े से चेंज में large deflection शो करता है, then we can say the व्हीट स्टोन ब्रिज is sensitive. व्हीट स्टोन ब्रिज is sensitive. Sensitive व्हीट स्टोन ब्रिज. Small change in resistance, small change in resistance, large deflection in galvanometer. It means the व्हीट स्टोन ब्रिज is very sensitive. ये बात अगर तुम्हें समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसी प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा मीटर ब्रिज जो आपका प्रैक्टिकल है। ज़रा उसको समझो, सारे बच्चे ध्यान से देखो। ये चीज़ समझ में आ गई तुम्हें? मीटर ब्रिज बिल्कुल समझ में आ गई और समझ में आनी ही पड़ेगी। एक मिनट देख लो सारे बच्चे, क्योंकि लगे हाथों, जब कहते हैं ना, जब लोहा गर्म है तुरंत चोट लगा दो भाई। क्यों भाई दीपांशु, सही बात है? तो टॉपिक चल रहा है तो व्हीट स्टोन मीटर ब्रिज कर देना चाहिए फटाफट। देख लो ध्यान से, कैसे मीटर ब्रिज आप लोगों ने स्कूल में देखा है कैसा होता है? ऐसा होता है, देखो ध्यान से। ये एक वुडन बोर्ड होता है, इसकी साइज़ लगभग 1 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जैसे बाकी सारा अरेंजमेंट 1 मीटर के अंदर हो जाए। ये देखो ध्यान से बेटा सब लोग, यहाँ पे एक L शेप की स्ट्रिप लगी होती है, कॉपर की स्ट्रिप होती है ये। यहाँ पे एक I शेप की कॉपर की स्ट्रिप लगी होती है, यहाँ पे फिर से एक L शेप की कॉपर की स्ट्रिप लगी होती है, और इनके बीच में एक 1 मीटर की वायर, यानी यहाँ पे एक स्केल खींचा होता है, स्केल खींचा होता है यहाँ पे, ये स्केल है। या मैं बोलूँ ये, चलो ये वायर है, ये वायर है, और इसी के साइड में क्या है? स्केल। ये है स्केल, ये है स्केल।
स्केल का काम क्या है? लेंथ मेजर करने का। यह है स्केल। कितने मीटर का रूलर है ये? 1 मीटर का। 1 मीटर का मतलब इन वायर के बीच में ही गैप कितना है? 1 मीटर का। रुक जाओ। अब देखो, ये हमारा है मीटर ब्रिज। ये स्केल लगी हुई है और ये 2 एंड्स पर एक वायर खिंची हुई है। ये वायर खिंची हुई है, वायर है ये वायर। अच्छा, ये वायर किस चीज़ की होती है? ये रेजिस्टेंस वायर होती है। रेजिस्टेंस वायर। और ये वायर होती है बनी हुई मैंगनीन की और कांस्टेंटन की। क्यों भाई कांस्टेंटन या मैंगनीन की क्यों होती है? बिकॉज अल्फा नियरली 0। व्हाट इज अल्फा? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। क्या होती है इसकी? 0। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी 0 है तो इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ने पर इस वायर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर चेंज होने पर रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो हो सकता है इस वायर का टेम्परेचर गर्म ज़्यादा हो जाए। लेकिन मैंने बोला है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत सेंसिटिव है। क्यों? अगर ज़्यादा सा रेजिस्टेंस चेंज होगा तो गैल्वेनो डिफ्लेक्शन दिखा देगा तुरंत। तो वही काम यहाँ पे है। अगर यहाँ पे इस वायर में ज़रा सा भी रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो गैल्वेनो तुरंत डिफ्लेक्शन दिखा देगा। तुम बोलोगे सर यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज अलग है, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज अलग दिख रहा है, मीटर ब्रिज अलग शेप का दिख रहा है, हमें दोनों में तो कुछ सिमिलरिटी दिख नहीं रही है। देखो कैसे दिखेगी। ये पॉइंट हमने ले लिया बी। देखो ध्यान से, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ये 1 मीटर की जो रूलर है इसको हटा देता हूँ। अभी वायर दिखनी चाहिए, वायर दिखनी ज़रूरी है बेटा। देखो ये वायर ना, ये 1 मीटर की रूलर के ऊपर खिंची होती है। मतलब ये स्केल है और इसी पर ही क्या खिंची रहती है? वायर, जिससे क्या पता लग जाए? वायर की लेंथ पता लग जाए, ठीक है। ये वायर है, क्लियर। ये पॉइंट तुम्हारा बी है। देखो ये पॉइंट तुम्हारा बी है। यहाँ पे लगता है रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस का नाम क्या है? पी। अननोन रेजिस्टेंस यहाँ लगा दो, अननोन रेजिस्टेंस यहाँ लगा दो, आपकी मर्जी। यहाँ लगाओगे अननोन रेजिस्टेंस तो ठीक है, ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है। कोई वायर है अननोन वायर, ये आपने अननोन वायर लगा दिया आपने। ये क्या है आपका? अननोन रेजिस्टेंस वायर। कर दिया आपने इतना काम, अननोन रेजिस्टेंस वायर लगा दिया। वो देखो क्यू, यहाँ क्यू लाओगे। क्यू कैसा होगा? नोन। किससे मिलेगा आपको? रेजिस्टेंस बॉक्स से। अगर आप बोलोगे रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं देखा है तो फिर ऐसा मत कहना बिल्कुल भी। रेजिस्टेंस बॉक्स देखा है, नहीं देखा है तो मेरी पिछली वीडियो में देख लेना, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाओ। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है, ये रहा। रेजिस्टेंस बॉक्स में कई सारे रेजिस्टेंस होते हैं, क्लियर। ध्यान रखना, हैवी रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं लगाना है, लाइट रेजिस्टेंस बॉक्स होना चाहिए। 100 ओम तक का होगा आपके स्कूल में, देखना वहाँ पे 10,000 ओम इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के ओम भी रखे हैं, बड़े बड़े रेजिस्टेंस बॉक्स रखे हैं। हैवी रेजिस्टेंस बॉक्स लगाओगे तो बेटा उसके कनेक्शंस बहुत सारे होंगे। जितने ज़्यादा कनेक्शंस, उसके कनेक्शन में ही इतना रेजिस्टेंस हो जाएगा कि आप इससे नॉन रेजिस्टेंस तो दे ही नहीं पाओगे। कनेक्शन में इतना रेजिस्टेंस होता है, तो आप कोशिश करो रेजिस्टेंस बॉक्स छोटा यूज़ करने का। क्लियर हो गया? ये वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? 4 ओम, 5 ओम। तो रेजिस्टेंस बॉक्स छोटा यूज़ करना, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा ध्यान से, दीपांशु तुम बोलोगे सर हमें ठीक है, पी समझ में आ गया, पी है हमारा ये रहा। क्यू हमारा मिल जाएगा रेजिस्टेंस बॉक्स से। रेजिस्टेंस बॉक्स, क्यू हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स मिल गया। आर और एस कहाँ मिलेंगे? तो आंसर है आर और एस हमारे इस वायर के अंदर है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये वायर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या अलग अलग मटेरियल की है? एक ही मटेरियल की है, तो रेजिस्टिविटी सेम यहाँ से यहाँ तक।
ये वायर क्या अलग अलग मोटाई की है? नहीं, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है। जितना एरिया इस वायर का यहाँ है उतना एरिया इस वायर का यहाँ है, तो एरिया और रो कैसा है? सेम। हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज क्या बोलता है? देखो हमने करना क्या है, हमारा मान लो यहाँ कहीं इतने में आर आ गया, इतने में कहीं आर आएगा और इतने में कहीं एस आएगा, इतने में कहीं एस आएगा। बीच में हमें कहीं डी पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, बीच में कहीं हमें डी पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। ये डी पॉइंट ही कहलाएगा नल पॉइंट। डी पॉइंट क्या कहलाएगा? नल पॉइंट। और वो नल पॉइंट बी और डी से हम जोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। और ये इसका नाम क्या है? ये जो गैल्वेनोमीटर के आगे लगाते हैं हम लोग, स्लाइडर होता है, याद है? कुछ शार्प एज होते हैं, जैसे किनारे किनारे शार्प एज होते हैं, और गैल्वेनोमीटर के एक वायर को हम उससे जोड़ करके हम वायर पे डी पॉइंट ढूंढते हैं, नल पॉइंट ढूंढते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्टिक को, जो स्टिक होती है, देखा आप लोगों ने, उसे बोलते हैं जॉकी। जॉकी बोलते हैं, मालूम है? पक्का मालूम है? जॉकी क्या बोलते हैं? जॉकी क्या बोलते हैं उसे बेटा? जॉकी। तो जॉकी कैसी होती है? जॉकी ऐसी होती है जैसे ये ऐसी है, मेटल की होती है, और उसे किनारे ऐसे घिसे होते हैं, शार्प होते हैं। शार्प होने से क्या फ़ायदा है? शार्प होने से ये फ़ायदा मिलेगा कि एक पॉइंट को ढूंढने में आसानी रहेगी। अगर मोटा होगा तो वायर पे रखोगे तो कई सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, कई सारे पॉइंट्स आ जाएंगे इस पर, तो आपको डी कैसे पता लगेगा? जैसे नाइफ है, नाइफ को देखो ध्यान से, तुम नाइफ को ऐसे टच करोगे, नाइफ की शार्प एज को टच करोगे तो किसी एक पॉइंट टच करेगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम होना चाहिए, शार्प एज होने चाहिए यहाँ से, जिससे क्या होगा? आप डी पॉइंट को ढूंढ सको। डी पॉइंट क्या है? नल पॉइंट ढूंढ सको, या इसको आप एन बोलो। एन क्या है? नल पॉइंट, जो किसकी हेल्प से मिलेगी? जॉकी की हेल्प से मिलेगी। तो ये आपका जॉकी है, एक एंड जॉकी से जुड़ा होता है, ठीक है। तो भाई मान लो ये लेंथ है L1, तो ये पूरी लेंथ है क्या? 100 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ कितनी होगी बेटा? ये L हो गई, तो ये 100 माइनस L हो गई, इसको L बोल लूँ तो ये कोई 100 माइनस L हो गई, ठीक है। R बराबर हो गई रो इंटू L अपॉन ए, तो S बराबर क्या हो गया? रो इंटू 100 माइनस L अपॉन ए। क्या ये बात समझ आई नहीं आई? क्योंकि S वाले में लेंथ हमारी 100 माइनस L। अगर आपका मीटर ब्रिज बैलेंस है, वो देखो N ये रहा, R ये रहा, S ये रहा, क्या बिल्कुल वैसा है? नहीं है। क्या बिल्कुल वैसा है? नहीं है, ठीक है। आपको सप्लाई कहाँ देनी है? A कहाँ? A ये रहा, A ये रहा, इसको क्या बोलेंगे हम? C। ये C है। A और C पे हमने क्या अप्लाई किया? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। क्यों बच्चों मेरे? ठीक है, दिख रहा A और C, उसमें दिख रहा A और C। N ये रहा, ठीक है। B देख लो, P देख लो, कोई अंतर तो नहीं है। करंट यहां से चलेगी, यहां से चलेगी करंट, I1 ऊपर जाएगी, P में से I1 जाएगी, वायर में से जाएगी I2। अगर गैल्वेनोमीटर ब्रिज बैलेंस है तो करंट सीधी वैसे निकल जाएगी, दोनों करंट मिलकर के कहाँ जाएगी? वापस बैटरी में। दिखता है? सबको दिखता है। अगर ब्रिज बैलेंस नहीं हुआ तो IG करंट यहाँ चली जाएगी, तो यहाँ कितनी करंट गई? I माइनस IG। समझ में गया? तो इस रेजिस्टेंस बॉक्स में I माइनस IG जाएगी। क्लियर? तो अगर ब्रिज बैलेंस है, इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, देन P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S। P हमें निकालना है, Q कहाँ से मिलेगा हमें? तो जब हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है बेटा, तो Q हम पे पहले ऑफर करना पड़ता है, Q हमें पहले ही देना पड़ता है, तब हम जा करके ब्रिज बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो अब P बराबर क्या हो गया? R की वैल्यू क्या बच्चों ने बोलो? रो इंटू L बाई ए, रो इंटू 100 माइनस L बाई ए इंटू Q, रो से रो कैंसिल,
ए से ए कैंसिल, P इज इक्वल टू हो गया L अपॉन 100 माइनस L इंटू क्यू। क्या आप लेंथ मेजर कर सकते हो? बिल्कुल मेजर कर सकते हो। लेंथ जितना मेजर हो गया, बाकी लेंथ कितनी होगी? 100 माइनस L। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट करना कोई बहुत मुश्किल है? तो बहुत आसान है। तो अब मुझे बताओ बच्चे मेरे, तुम्हें मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट करने के लिए तुम्हें क्या क्या एपरेटस रिक्वायरमेंट चाहिए? एपरेटस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है? गैलोमीटर चाहिए, रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए ना, लो रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए, छोटा रेजिस्टेंस बॉक्स चाहिए, और बैटरी चाहिए, और कनेक्टिंग वायर चाहिए। जॉकी पहले चाहिए, मीटर ब्रिज किसी ने नहीं बोला। मीटर ब्रिज भी तो बोलो। मीटर ब्रिज चाहिए, एक रेजिस्टेंस वायर चाहिए, शाबाश, जिसका अननोन रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं हम लोग। और क्या चाहिए? वन वे की जिसे बोलते हैं, वन वे की चाहिए। ठीक है, बैटरी बोल दिया हम लोगों ने, जॉकी चाहिए, गैलोमीटर बोल दिया। ठीक है, तो 7-8 चीज़ चाहिए हमें। क्लियर हो गया? यानी अब आपको ये चीज़ें पता है तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कनेक्शंस कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है आपको? हर बार L निकालना है और P की वैल्यू निकाल लेंगे, P आपका निकल जाएगा। ऐसे कनेक्शन करने, बिल्कुल वैसा ही है। ब्रिज बैलेंस करना है। देखो, एक्सपेरिमेंट करने से पहले, पूरा कनेक्शन करने से पहले के बाद करना क्या है? सबसे पहले जॉकी तुरंत नल पॉइंट ढूंढना स्टार्ट नहीं करना है। पहले हमें क्या करना है? जॉकी को टच करना है A पॉइंट पे, फिर C पॉइंट पर। पहले A पॉइंट पे टच करोगे तो क्या होगा? ऐसा हो सकता है कि जॉकी के एक एंड का हायर पोटेंशियल हो जाए और दूसरा एंड लोअर पोटेंशियल हो जाए। ऐसा होगा। अगर A पे टच करोगे तो ज़रा A पे टच करके देखो क्या होगा। देखो, जब आप जॉकी को लाओगे, A पे टच करोगे तो देखो भाई, ये वाला करंट ऑलरेडी आ रही है। करंट को ये रास्ता, ये यहाँ से ज़्यादा करंट क्यों जाएगी? यहाँ तो हाई रेजिस्टेंस लगा है, गैलोमीटर बड़ा लो रेजिस्टेंस है, तो करंट इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, करंट गैलोमीटर से होके जाएगी। बात समझ में आ गया? तो करंट तुरंत गैलोमीटर से होके जाने स्टार्ट कर देगी। तो गैलोमीटर का ये टर्मिनल हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा, हाई पोटेंशियल, और ये वाला हो जाएगा, तो गैलोमीटर मान लो डिफ्लेक्शन देगा इस तरफ या इस तरफ मान लो। अब तुम दूसरी बार क्या करोगे? गैलोमीटर को टच करोगे। कहाँ पर? गैलोमीटर का जॉकी टच ले जाओगे, C पॉइंट पे टच करोगे। C पॉइंट पे टच करोगे तो भाई करंट क्या करेगी? अब करंट इस रेजिस्टेंस बॉक्स से क्यों जाएगी? यहाँ से इस रेजिस्टेंस बॉक्स से क्यों जाएगी? तो गैलोमीटर से होकर जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस लो है। करंट किस रास्ते से जाना पसंद करती है? लो रेजिस्टेंस से। तो अब वो आगे रेजिस्टेंस बॉक्स से क्यों जाए जब शॉर्टकट यही है? तो अब करंट इससे होकर जाना पसंद करेगी। दिख गया उसे लो रास्ता, लो रेजिस्टेंस रास्ता दिख गया, तो वो यहाँ से जाएगी। तो इस बार क्या हो गया? VB विल बी ग्रेटर देन VC। तो अब डिफ्लेक्शन इस तरफ आएगा। तो बिल्कुल सही कनेक्शन आपने किया है, वरना कनेक्शन आपका सही नहीं है। अगर डिफ्लेक्शन एक ही तरफ आ रहा है तो आपके कनेक्शन बिल्कुल गलत है। बात समझ में नहीं आया सब बच्चों को? ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? दो एंड्स पर टच करके देखना है मीटर ब्रिज के कि डिफ्लेक्शन दोनों तरफ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो जब दोनों तरफ डिफ्लेक्शन आ रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं बीच में कोई पॉइंट होगा एंड जहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या करेगा? ये नल हो जाएगा। तो आप समझ जाओगे कि इन रेशो का करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कैसा हो गया? इक्वल हो गया। वी टेंशन ब्रिज हमारा फॉलो हो गया। IG में से कितनी करंट जा रही है? 0 करंट जा रही है। बात समझ में आ गया बेटा? क्यों? ठीक है, इस तरीके से हम लोग मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट करते हैं। दूसरा, पहले कैसे करना है? पहले आपको P ऑफर करना है, फिर आपको P हमें वायर पता है, अंदाजे हमें मालूम है कितना रेजिस्टेंस होता है। देखो, अगर हमें अंदाज भी नहीं मालूम है तो आप ध्यान रखना, आपका बेस्ट रीडिंग होगी जब लेंथ 50 सेंटीमीटर के आसपास रहे। 50 सेंटीमीटर समझते हो? इधर का बराबर इधर के लगभग। जैसे आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर दिया तो करंट जाएगी इधर से, तो बहुत हाई रेजिस्टेंस मिलेगा। हाई रेजिस्टेंस मिलेगा तो करंट कहाँ जाना पसंद करेगी? फिर गैलोमीटर में से। ठीक है, तो आप क्या करोगे? जॉकी को किसी एक तरफ शिफ्ट करोगे। जैसे मैंने बोला, आपने
देखो ध्यान से, ये देखो आपने Q बढ़ा दिया, Q बड़ा कर रहे हो आप, Q को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। P तो हमारा नहीं चेंज हो रहा है, P हमारा वही का वही है, हमारा Q क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। चलो ऐसा मानते हैं P बाय Q इज इक्वल टू ऊपर वाला L1 हो गया, नीचे वाला L2 हो गया। अगर Q को बढ़ाओगे, Q को इंक्रीज करोगे तो L2 क्या करना पड़ेगा, L2 को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। L2 कौन सा है, ये वाला मान लो L2 है, ये L1 क्या होगा, कम होगा, दिख रहा है। P तो नहीं चेंज हो रहा है, P हमारा कांस्टेंट है, ये वाली वायर तो हमारी कांस्टेंट है। Q को तुम चेंज कर सकते हो, तो अगर Q को चेंज करोगे तो लेंथ चेंज होंगी, क्यों बेटा, Q बड़ा होगा तो P बाई Q छोटा हो जाएगा, P बाई Q छोटा हो जाएगा, जो छोटा होगा वो L1 अपॉन L2 के बराबर होगा। तो बताओ L1 अपॉन L2 छोटा कैसे होगा, जब L2 बड़ा होगा, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा तभी तो छोटा होगा, बस में, या L1 छोटा होगा। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब अगर Q को तुम बड़ा करोगे तो नल पॉइंट ये N इधर की तरफ शिफ्ट होगा, इसे बड़ा करते जाओ, इसे बड़ा करते जाओ, और ये इधर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। बात क्लियर हो नहीं हुआ, ठीक है। तो हमें क्या नहीं करना है, हमें यहाँ से बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करना है। हमें कैसा रेजिस्टेंस ऑफर करना है, मान लो ये 4 ओम का है तो उसी ऑर्डर का रेजिस्टेंस होना चाहिए। सेम ऑर्डर का मतलब क्या कहते हैं कि ये 4 है तो ज़्यादा 5 हो, 6 हो, 7 हो जाए, नो प्रॉब्लम। जब हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकालेंगे तो अपने आप ही हमें मालूम चल जाएगा कि हमारा नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है। नल पॉइंट, जो सही नल पॉइंट होता है 60 से लेके 40 के बीच में होता है, 60 सेंटीमीटर से लेकर के 40 सेंटीमीटर के बीच में होता है। 58 हो, 57 हो, 50 हो, बहुत अच्छा, 45 हो, 40 के बीच में हो। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, है ना। तो हमारा जो मेजरमेंट होगा वो बहुत सही होगा, हमारी वैल्यूज़ बिल्कुल सही आएंगी, हम रेजिस्टेंस की बहुत सही वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप देखो, कनेक्शंस बार बार आप करते हो तो डेफिनेटली वेरिएशंस बहुत होते हैं। आप देखोगे एक बार चेक करके फिर दोबारा चेक करोगे तो नल पॉइंट पहली बार जहां आया था उससे दूसरी बार अलग ही शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे एरर्स बहुत होते हैं इसमें, हमारे वेरिएशंस बहुत होते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए, आपको कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए अलग अलग रेजिस्टेंस पे। पहले मान लो आपने प्रैक्टिकल किया 4 ओम पे, पहले Q कितना ऑफर किया, 4 ओम, फिर 5 ओम पे कर लो, फिर 6 ओम पे कर लो, फिर 7 ओम पे कर लो। कई सारे रेजिस्टेंस पे हमने P की वैल्यू निकाली और बाद में उसका क्या कर दिया, मीन यानी एवरेज कर दिया, तो एक वैल्यू आएगी। उस एक वैल्यू को मैं ट्रू वैल्यू मान सकता हूँ, सही वैल्यू, दैट विल बी द ट्रू वैल्यू। क्लियर होगी सब बच्चों को, बात समझ में आ गया। तो हमें इसलिए कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्लियर हो गया, मीटर ब्रिज क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो ये हमारा इतना ये रिलेशन आ गया। तो कोशिश करो कि हमारा जो लेंथ है वो 40 से 60 के बीच में आए, इससे हमारी रीडिंग्स बिल्कुल परफेक्ट आएंगी, ठीक है। हमारा कुछ और तो नहीं बचा, 1 सेकंड रुक जाओ बेटा, कुछ और पॉइंट तो नहीं बचा, 1 सेकंड रुक जाओ बच्चों मेरे। ये रेजिस्टेंस है, ये तो रेजिस्टेंस निकल गया। मैंने बोला इस वायर की रेजिस्टिविटी निकाल दो, तो आप जानते हो R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। आपको लेंथ पता है, यानी आपको ये R की जगह क्या है, P ही की तो निकालनी है। रो बराबर क्या आ गया, P इंटू ए बाय L। कितना लेंथ का वायर है, ये लेंथ पहले ही डिसाइड होगा। ये लेंथ नहीं है वो, ये L ये नहीं है, वो लेंथ ये वायर है, इस वायर की लेंथ है ये। रेजिस्टेंस वायर कितने लेंथ की आपने ली थी, वो लेंथ यहाँ रखोगे। वायर का एरिया कैसे, कितना है, एरिया कैसे निकालोगे आप, स्क्रू गेज से वायर कितनी मोटी है, एरिया निकाल दोगे। निकालने के बाद आपको तो P पता लग गया, रखोगे। नाउ यू आर ईजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल।
रेजिस्टिविटी निकालने का तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जब छोटा सा है तो बता दिया मैंने। समझ में आ गया टॉपिक, कंसेप्ट क्लियर हो गया मीटर ब्रिज का पूरा। ये एक्सपेरिमेंट अगर स्कूल में कर लोगे अब आराम से, पक्का कर लोगे, ठीक है। तो ये बात, हर बात को बिल्कुल ध्यान से रखना, ठीक है। हर चीज़ समझ लो इसको अच्छे से, है ना। नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।